हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूँ मैथ का 10वीं क्लास का टोटल फार्मूला। पूरे के पूरे किताब से मैंने फार्मूलों का इकट्ठा करके आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि ये सभी फार्मूले जो होते हैं आपके एग्जाम में आते हैं और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको सभी फार्मूले को याद होनी चाहिए। तो इसलिए मैं आपके लिए फार्मूले बनाकर लेकर आया हूँ और एक भी वीडियो में आपके पूरे फार्मूले याद करा दूंगा। तो समय ना गवाते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर यहाँ से आप याद कर लेते हैं टोटल फार्मूला तो आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही आपसे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल जाएंगे। तो इसीलिए आप बिना समय गवाए पूरे के पूरे इस फार्मूले को अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए मैं अब आपको याद कराता हूँ। पहला हो गया कि आपका क्या होता है कि भाज्य बराबर क्या होता है। तो भाज्य बराबर होता है हमारा भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, जिसे इक्वलिटी विभाजन एल्गोरिथम के आधार पर क्या कहा जाता है, ए बराबर बी की प्लस आर होता है। एक ए बराबर बी की प्लस क्या होता है आर, जहाँ क्यू इक्वल नॉट टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, जहाँ क्यू बराबर जीरो कभी नहीं होता है। अगर इसी को हम हल करते हैं तो भाजक का मान निकालते हैं तो क्या होता है, प्लस में है तो इससे डाकर माइनस हो जाता है, और या जो हमारे गुणा में इधर का बाटा में जाता है तो भाजक बराबर हो जाता है कि भाज्य माइनस भागफल बट्टा भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भागफल। अगर भागफल बराबर इसको हल करके निकालते हैं कि भागफल बराबर हमारा क्या आएगा, तो क्या हो जाता है कि भाज्य माइनस शेषफल बट्टा भाजक हो जाता है। देखिए शेषफल बराबर अगर हम हल करके निकालते हैं इसी फार्मूले के ऊपर वाला जो फार्मूला इसी को, तो हो जाता है भाज्य माइनस भाजक गुणे भागफल। देखिए आगे है कि इसको हमेशा याद रखिएगा कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, जब भी आपको दो संख्या दिया हुआ है, जैसे एक ए हो गया, एक हमारा संख्या ए, एक बी हो गया दो संख्या आपके पास, कि हमारा एक ए हो जाए एक बी हो जाए, तो दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो उनका मौसा गुणे लसा होता है। क्या होता है, उनका मौसा और लसा को गुणा करेंगे तो क्या आता है, दो संख्या का गुणनफल आता है। याद रहेगा, बिल्कुल याद रखिए कि दो संख्या का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो मौसा गुणे लसा होता है। जैसे यहीं देखिए मान लीजिए यहाँ पर कि दो संख्या एगो ए है एगो बी है, तो दोनों का एच सी एफ हो गया ना, एच सी एफ गुने LCM, तो यह हमेशा याद रखिएगा। चलिए हमारा पहला चैप्टर कितना ही फॉर्मूला था, अब दूसरा चैप्टर का फॉर्मूला का देखते हैं नेक्स्ट बढ़ते हुए। तो यह देखिए ध्यान से देख लीजिएगा, बिल्कुल याद रखिएगा, आपको एग्जाम में हर हाल में आने वाले हैं कि रैखिक बहुपद, मतलब रैखिक बहुपद समझते हैं किसे कहते हैं, तो जिसका पावर एक होता है वो क्या कहलाता है, रैखिक बहुपद कहलाता है। तो रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, तो यह देखिए पहले इसका व्यापक रूप तो एक्स प्लस बी इक्वल जीरो के रूप का होता है। जो हमारा रैखिक बहुपद किसके रूप का, तो एक्स प्लस बी के रूप का होता है। इसका घात कितना होता है, तो रैखिक बहुपद का घात हमेशा वन होता है। कितना होता है, वन होता है। रैखिक बहुपद है किसका, जिसका घात वन होता है, और रैखिक बहुपद कहलाता है। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, तो द्विघात बहुपद के व्यापक रूप किस प्रकार का होता है, तो होता है एक्स स्क्वायर, जिसका पावर में एक्स स्क्वायर हो वह कैसा बहुपद होता है, तो द्विघात बहुपद होता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कैसा बहुपद है, द्विघात बहुपद का मानक रूप इसी रूप में लिखा जाता है। और क्योंकि इसके द्विघात बहुपद है तो बहुपद किसी बहुपद की घात क्या होती है, तो उसका अधिकतम पावर, किसी भी बहुपद का घात उसके सबसे अधिकतम पावर होती है। तो यहाँ पर घात सबसे अधिकतम पावर कितना है, दो, तो इसका घात कितना होगा, दो होगा। तो द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, दो होता है। आगे देखिएगा तो त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप कैसा होता है, तो यह होता है त्रिघात है तो सिंपल सी बात है कि आपका पावर में कितना होना चाहिए, तीन होना चाहिए, तो त्रिघात बहुपद होगा। तो देख लीजिए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी किसके रूप का है, तो त्रिघात बहुपद का रूप का है। और त्रिघात बहुपद है तो इसके घात कितना होंगे, तो त्रिघात बहुपद है तो इसके घात कितना होंगे, तीन होंगे। कितना, तीन। देखिए अगला हमारा फॉर्मूला है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र। द्विघात बहुपद आप कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इसको अगर क्वेश्चन आ जाए कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने क्या सूत्र होते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो होता है हमारा एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, समझे। और ये अगर आपको निकालना हो तो इसे बगल में यहाँ पर क्या लगा देंगे, तो यहाँ पर आप अगर के लगा देते हैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर के बगल में यहाँ पर, तो आपके लिए, और के का मान क्या होते हैं, तो इसी का LCM का मान होता है, तो ये आपके लिए और सुटेबल हो जाता है। लेकिन ये अभी आपका करेक्ट होता है कि एक्स द्विघात ऊपर निकालने के लिए कौन सा सूत्र है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। इससे अब हम क्या निकाल सकते हैं, तो आप द्विघात बहुपद निकाल सकते हैं। देखिए दिया कि बहुपद यदि समीकरण हो तो केवल
बराबर जो लगा देना है। देखिए यहाँ पर बता रहा है कि अगर बहुपद की जगह केवल समीकरण है, अगर बहुपद है, अगर बहुपद हटाकर ये दिया गया कि अगर द्विघात समीकरण है तो हमें इक्वल में क्या कर देना है, तो जीरो रखकर लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। ये बहुपद नहीं रह जाएगा, क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा। देखिए यह जो अब नीचे में बताने जा रहा है मोस्ट भी है, इसकी हमेशा आप याद रखेंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई है। इसे शून्य को कई कहा जाता है। देखिए द्विघात बहुपद के दो शून्य होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है आपका माइनस बी बाई ए। हमेशा याद रखिएगा माइनस बी बाई ए। अल्फा गुने बीटा बराबर क्या होता है, तो अल्फा गुने बीटा बराबर होता है सी बाई ए। क्या, सी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, हमेशा याद रखिएगा। देखिए आगे होता है कि वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा, वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी बाई सी होता है। क्या होता है, माइनस बी बाई सी, वन बाई अल्फा प्लस वन बाई बीटा। कि नेक्स्ट आते हैं कि अब त्रिघात बहुपद, यह तीनों था आपका द्विघात बहुपद के लिए ऊपर वाला फॉर्मूला। नीचे वाला जो 13 नंबर है यह त्रिघात बहुपद के लिए। कि त्रिघात बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए। याद रखिएगा अच्छे से, इसको अगर याद ना हो तो वीडियो को स्किप करके लिख लीजिएगा और फिर इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहीं से हर हाल में आपका बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। फिर अगला हमारा होता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल वाट, तो इसके बराबर होता है सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए होता है। अब इसके बाद हमारा जो अगला नेक्स्ट फॉर्मूला यह कि अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी बाई ए। अल्फा बीटा गामा इक्वल माइनस डी बाई ए। तो यह हमारा दूसरा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं, फार्मूला इतना ही था। याद कर लीजिए इसको, कंठस्थ कहीं सबको छूटने वाला नहीं है। चलिए अब तीसरे चैप्टर में समझते हैं। देखिए आपके तीसरे चैप्टर का फॉर्मूला है कि जब आपका दो रैखिक समीकरण दिए रहे, जैसे इस प्रकार आपका दो रैखिक समीकरण हमारे दिए रहते हैं कि a1 हो गया x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x क्या, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तब हमारा क्या क्या हो सकता है, तो देखिए जब ऐसे हमारा रैखिक समीकरण दिया रहता है तब हमारा यह निकालते कि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 है। तो हमारा जो हल होता है कैसा होता है, तो संगत होता है, केवल एक हल और प्रतिच्छेदी होता है। याद रखिएगा कि जब दो गो रैखिक समीकरण इस प्रकार के दिए रहते हैं, ऐसे और ऐसे दिए रहते हैं, तो हमारा क्या होता है कि a1 बाई a2 निकालते हैं और b1 बाई b2 निकालते हैं। अगर दोनों बराबर नहीं होता है, नॉट इक्वल टू होता है। क्या होता है, नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं होता है, तब हमारा क्या होता है, तो संगत होता है, केवल एक हल होता है, मतलब अद्वितीय हल होता है। एक केवल एक हल मतलब अद्वितीय हल। और रेखाएं जो होती है कैसी होती है, प्रतिच्छेदी होती है। दूसरा होता है कि जब आपका दो को बराबर हो जाए कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2, मतलब दो बराबर हो जाए, a1 बाई a2 निकालते हैं, b1 बाई b2 निकालते हैं, दोनों बराबर हो जाए और नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 और तीसरा बराबर नहीं हो, तब क्या होता है, तब आपका असंगत होता है। क्या होता है, असंगत होता है, कोई हल नहीं होता है और रेखाएं कैसी होती है, समांतर होती है। अब इसका हमारा तीसरा जो कंडीशन होता है, देखिए जो हमारा तीसरा कंडीशन होता है वो होता है कि आपका कि तीनों इक्वल हो जाए, a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2, तब हमारा क्या होते हैं, तब हमारा संगत भी होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, मतलब बहुत सारे हल होते हैं और संपाती भी होते हैं। कैसे होते हैं, संपाती, अपरिमित रूप से अनेक हल और संगत। जब हमारा तीनों बराबर हो, a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 बराबर c1 बाई c2, तो क्या होते हैं, तो हमारा संगत भी होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल भी होते हैं और संपाती भी होते हैं। तो हमारा तीसरा चैप्टर का फॉर्मूला खत्म होता है। आगे आते हैं हम लोग चौथे चैप्टर के फॉर्मूले की ओर। देखिए अब यहाँ पर आ गया हमारा चौथा चैप्टर मोस्ट भी है, जो आपके हर हाल में प्रत्येक साल पूछे जाते हैं, इस साल पूछे जाने वाले हैं। यहाँ से आपको हर हाल में इसको याद कर लेना, कंठस्थ होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको हर हाल में क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे, लिख कर रख लीजिएगा। देखिए विवेचक जिसे डी कहा जाता है, विवेचक जिसे क्या कहते हैं, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। याद रखिएगा विवेचक डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। देखिए इसके थ्री कंडीशन होते हैं, थ्री कंडीशन समझ लीजिए कि जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं, मतलब जब आप डी निकालते हैं, तो यह हमारा क्या ऐसा जीरो से बड़ा है। देखिए जीरो
के साइड या मुंह बंद है तो मतलब जीरो छोटा होता है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा हो, जीरो से बड़ा हो। तब हमारा मूल जो होता है कैसा होता है, तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और असमान होते हैं। दूसरा कंडीशन कहता है कि जब हमारा जीरो से छोटा हो, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं वो जीरो से कैसा हो जाए, छोटा हो जाए, तो मूल अवास्तविक होता है, मतलब कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। इसको याद रखिएगा हर हाल में। तीसरा आपका कंडीशन कहता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल जीरो हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल क्या हो, जीरो हो, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक और समान हो। देखिए बराबर में जीरो है तो मूल भी कैसे होंगे, बराबर होंगे और वास्तविक भी होंगे। तो याद रखिए कि बराबर है तो बराबर होंगे, तो मूल वास्तविक और समान होंगे, मतलब कि आपका कैसे होंगे, बराबर होंगे। देखिए अब मूल निकालने के सूत्र होता है जिसे द्विघातीय सूत्र कहा जाता है। तो ध्यान समझ लीजिए कि मूल निकालने का यही होता है कि जिससे ही हम द्विघातीय सूत्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, द्विघातीय सूत्र कहा जाता है। कि मूल निकालने का यही सूत्र होता है, इसे ही द्विघातीय सूत्र भी कहते हैं। होता है क्या कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। यह याद किया कि हमारा द्विघातीय सूत्र क्या होता है, तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है। इसको हर हाल में याद रखिएगा। जिसमें से देखिए प्लस माइनस है तो इसको अलग अलग करते हैं, तो ये हो जाता है कि आपका अल्फा बराबर माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, और बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। तो ये हमारे चौथे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव थे। इसको हर हाल में आप याद रखिएगा। एग्जाम के दिन जाने से पहले एक बार जरूर इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपका एग्जाम में हर हाल में आने वाला है। हमारे पांचवें चैप्टर के फॉर्मूले हैं कि याद रखिए कि प्रथम पद जो शुरू वाला पद होता है प्रथम पद कहलाता है। और कैसे निकलता है, तो किसी भी हम आगे वाले पद में से पीछे वाला पद घटा देंगे तो निकल सकता है। उसे हम डी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डी। किसी भी आगे वाला पद में से जब पीछे वाला पद घटाएंगे तो हमारा डी निकल जाता है। देखिए अगर ये आपको कोई भी पद दिया रहे, जैसे कि यहाँ पर ए 10 दिया रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि ये ए और 10 में से निकल गया तो कितना बचा 9, तो ए प्लस 9d ऐसा होता है। ठीक है। अब देखिए कि एनवा पद जिसे एन कहा जाता है, एनवा पद क्या कहता है, एन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। याद रखिएगा कि एनवा पद जिसे क्या कहते हैं, एन कहते हैं। एन बराबर क्या होता है, तो एन बराबर होता है आपका कि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगला हमारा कि एसएन मतलब क्या होता है, जोड़ने का सूत्र होता है कि कोई एपी दिया हो उसका योग निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूले का योग उपयोग किया जाता है। कि एसएन बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर होता है कि एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू 2। एसएन बराबर क्या होता है कि एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, जो आपका किसके लिए यूज किया जाता है, तो आपका जोड़ने के लिए यूज किया जाता है। जोड़ने के लिए इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, समझे। जोड़ने के लिए इस फॉर्मूले का हमको यूज किया जाता है। कौन सा फॉर्मूला, तो ये हमारा जो एस एन इज इक्वल टू होता है एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका देखिए अगर अंतिम पद से आपको एनवा पद निकालना हो, अंतिम पद से एनवा पद, तब आपका क्या होता है कि ए माइनस 1 इंटू डी होता है, जहाँ ए क्या होता है, अंतिम पद होता है। याद रखिएगा। ठीक है। तो यह आपका हमारा पांचवें चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले थे। अब हम बढ़ते हैं अपने 6 चैप्टर के फॉर्मूले की तरफ। 6 चैप्टर का आपको लास्ट में करा देंगे। अभी चलिए 7 चैप्टर का कुछ फॉर्मूला समझ लेते हैं। देखिए अगर दिया कि जैसे आपका बिंदु जो है -3 -4 किस चतुर्थांश में पूछा जा रहा है, तो दोनों माइनस में है और दोनों माइनस में रहता है, तो एक्स का भी मान माइनस और वाई का भी मान। कौन सा चतुर्थांश होता है, देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पर होता है कि यहाँ पर हमारा ऐसे आपका होता है कि जब हम ग्राफ खींचते हैं, क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं। जब हम ग्राफ खींचते हैं तो इधर क्या होता है, तो इधर हमारा प्लस और माइनस, इस साइड में क्या होता है, तो यहाँ पर माइनस और प्लस होता है, और इस साइड में क्या होता है, तो माइनस और माइनस होता है, और इस साइड में क्या होता है, तो प्लस माइनस होता है। तो आपको बताना है कि ये -3 और -4, तो पहला चतुर्थांश, ये दूसरा, और ये आपका तीसरा होता है, ये हमारा तीसरा होता है, और ये हमारा चौथा चतुर्थांश होता है। तो आपको बताना था कि -3 -4, तो देखिए माइनस और माइनस इसी में आता है ना, तीसरे में ना, तो यह हो गया किसमें, तो तृतीय चतुर्थांश में। किसमें, तृतीय। तो ये हमेशा याद रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव में जरूर है, यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए अब हमारा ये 27 नंबर जो है वह दिया है
कि क्षैतिज रेखा को क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। जो ऐसा आपका क्षैतिज रेखा होता है इस प्रकार का, या एक्स अक्ष कहलाता है। हमेशा याद रखिए कि ऐसे रेखा जो होते हैं जिसे क्षैतिज रेखा कहते हैं वह एक्स अक्ष होता है। और उदग्र, उदग्र मतलब इस प्रकार जो खड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। जो इस प्रकार खड़ा होता है उसे क्या कहते हैं, वाई अक्ष, जो उदग्र रेखा कहलाता है। देखिए अगला हमारा फॉर्मूला हो गया कि मूल बिंदु क्या होता है। मूल बिंदु, ध्यान समझिए कि जिस बिंदु पर क्षैतिज मतलब इस प्रकार की रेखा और उदग्र रेखा मतलब खड़ी रेखा वाई अक्ष प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु। जिस बिंदु पर आपका क्षैतिज रेखा और उदग्र रेखा दोनों प्रतिच्छेद करती है मतलब काटती है एक दूसरे को, उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहा जाता है। याद रखिएगा मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो हमेशा 0 0 होता है। याद रखिएगा क्योंकि मूल बिंदु पर एक्स और वाई का मान कितना होता है, दोनों ही 0 होता है, इसीलिए मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 ही होता है। अगला है कि किसी बिंदु के निर्देशांक में दो मान एक्स वाई होते हैं। हमेशा कोई भी बिंदु है तो इसमें हमेशा दो मान होता है, एक एक्स का मान होता है, एक वाई का, जिनमें से पहला कभी भी पहला मान जो होता है किसका होता है, एक्स का होता है, जिसे भुज कहते हैं। पहला मान किसका होता है, एक्स का, जिसे भुज कहा जाता है। और दूसरा मान किसका होता है, वाई का होता है, जिसे क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। यह याद रखिए कि कभी भी आपको बिंदु दिया हो तो पहला मान एक्स का होता है जिसे भुज कहते हैं, दूसरा मान वाई का होता है जिसे क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। अगला हमारा हो गया कि भुज या एक्स निर्देशांक क्या होता है। तो किसी बिंदु को वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाती है, भुज या एक्स निर्देशांक कहलाती है। रखिएगा कि भुज या एक्स निर्देशांक क्या होता है, तो कोई बिंदु हो गया उसको वाई अक्ष से जो दूरी होती है वही उस बिंदु का भुज या एक्स निर्देशांक कहलाती है। अगला हो गया कि अगर कोटि या वाई निर्देशांक आपको बताना हो तो क्या होता है, तो किसी बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी उस बिंदु की कोटि या क्या कहलाती है, तो वाई निर्देशांक कहलाती है। देखिए जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि 5 और -4 में भुज के मान क्या है, तो भुज कोटि, तो पहला आपका क्या होता है भुज, तो भुज के मान कितना हो गया, 5 हो गया, कोटि कितने हो जाएंगे, तो आपका -4 हो जाएंगे। चलिए अब आगे समझते हैं कि एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक एक्स 0 हो और वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक कैसा होता है, 0 वाई होता है। देखिए एक्स अक्ष पर है तो एक्स 0 के रूप का होगा, वाई अक्ष पर है तो 0 वाई के रूप का होगा। मतलब एक्स अक्ष पर है तो एक्स का कुछ मान होगा और वाई का मान कितना होगा, 0 होगा। अगर वाई अक्ष पर है तो वाई का कुछ ना कुछ मान होगा और एक्स मान कैसा होगा, 0 होगा। अब देखिए दूरी सूत्र याद रखिएगा, वो मोस्ट भी है आपका दूरी सूत्र, कि दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, तो यह हमारा हो गया कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यह याद रखिएगा, बिल्कुल हर हाल में आपके एग्जाम में आएंगे कि दूरी सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए अगर मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालनी हो, यह सब फार्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद जरूर रखिएगा इसे। मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी हो निकालनी होती है उसके लिए क्या होता है, तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपको अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का सूत्र क्या होता है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए एक्स वाई इक्वल क्या होता है, तो होता है कि एक्स इक्वल टू x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2। तो इसे याद रखिएगा। अगला है कि आपका त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक निकालना है कि त्रिभुज का केंद्र, जो त्रिभुज होता है उसके केंद्र के निर्देशांक क्या हो सकते हैं, तो इसके बराबर होता है कि x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 2 और y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 2। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, निर्देशांक वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखिएगा कि क्या होता है इसके बराबर, तो 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इसे हर हाल में याद रखिएगा, ये सभी फॉर्मूले आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगला हमारा है 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति का फॉर्मूला। त्रिकोणमिति में जानते हैं आप लोग कि एक हमारा क्या होता है, त्रिभुज होता है जो हमेशा यहाँ पर कितने के एंगल होते हैं, तो 90 डिग्री का इसमें हमारा हमेशा एंगल रहता है, कितना का, 90 डिग्री का। यह हमारा भुजा कर्ण कहलाता है और ये लंब होता है, और नीचे वाला क्या होता है, यह आधार कहलाता है। यह आपका नीचे वाला भुजा आधार, यह हमारा क्या होता है, तो यह हमारा कर्ण होता है, और जो यह आपका लंबा है क्या होता है, यह लंब होता है। तो इसमें आप समझेंगे, तो देखिए ये कर्ण को हम एच लिखते हैं, आधार को बी से लिखा जाता है, और लंब को किससे लिखा जाता है, पी से लिखा जाता है। तो याद रखिएगा कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है,
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हमेशा याद रखिएगा कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी को जब आप हल करेंगे तो पी के मान निकालेंगे तो पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। पी या हमेशा याद रखिए यही मेन फॉर्मूला होता है। इसी से जब आप पी या बी का मान निकाल सकते हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसे पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय भी कहा जाता है, याद रखिएगा। और हमारा जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें एंगल हमेशा कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। कितने, 90 डिग्री के एंगल होते हैं समकोण त्रिभुज में। और त्रिकोणमिति जो है पूरा समकोण त्रिभुज में पर ही आधारित है और किसी त्रिभुज के लिए नहीं है। किसके लिए है, तो पूरा का पूरा हमारा जो है समकोण त्रिभुज के लिए है। देखिए अब हमारा हो गया कि समकोण त्रिभुज में अब अगर आपको बी निकालना हो तो बी बराबर क्या हो जाता है, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अभी यह याद रखिएगा। चलिए अब हम कुछ समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। देखिए आपको मैं बता चुका है कि पी मतलब आपका क्या होता है, लंब होता है, बी मतलब आधार होता है और एच मतलब कर्ण होता है। पी मतलब लंब, बी मतलब आधार और एच मतलब कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच होता है। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर एच बाई पी। क्या होता है, एच बाई पी, क्योंकि साइन को उल्टा कॉसेक होता है तो साइन को उल्टेंगे तो आपका कॉसेक का मान निकल जाएगा। देखिए उसी प्रकार कॉस का क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आपका कि बी बाई एच, और कॉस को उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो इसको उल्टेंगे तो आपका सेक का निकल जाता है कि एच बाई पी, सेक थीटा बराबर एच बाई पी हो जाता है। इसी प्रकार आपका अगला है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो पी बाई बी होता है, क्योंकि टेन को उल्टा कॉट होता है। तो टेन को उल्टेंगे तो हमारा कॉट का मान निकल जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी बाई पी हो जाएगा। तो ये तो अब अगला हमारा फॉर्मूला हो गया कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल कितना होता है, 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल 1। देखिए इसी को हल करते हैं तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 बटा कॉसेक थीटा। इधर कॉसेक थीटा मल्टीप्लाई में इधर का बट्टम हो गया, तो साइन थीटा इक्वल 1 बटा कॉसेक थीटा। अब अगर यहाँ से कॉसेक थीटा का मान आपको निकालना हो तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 बटा साइन थीटा हो जाता है। उसी प्रकार अगर हमारा अगला हो गया कि कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। अगर आप इसी को थोड़ा सा आगे हल करते हैं तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाता है, तो 1 बटा सेक थीटा हो जाता है। और सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 बटा कॉस थीटा हो जाता है। देखिए फिर है अगला कि टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 होता है। और देखिए क्योंकि दोनों एक दूसरे को उल्टे होते हैं और जो भी उल्टे होते हैं उनसे इक्वल क्या होता है, 1 होता है। और देखिए यहाँ पर अगर टेन थीटा का मान निकालते हैं तो कॉट थीटा गुना में इधर का बट्टम हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा कि 1 बटा कॉट थीटा। और कॉट थीटा का मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा कि कॉट थीटा इक्वल टू 1 बटा टेन थीटा हो जाएगा। अब देखिए कुछ और वीवीआई फॉर्मूले जो हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर की साइन बट्टा कॉस भी होता है। इसको भी याद रखिएगा कि टेन बराबर केवल 1 बट्टा कॉट ही नहीं, साइन बट्टा कॉस भी होता है। और कॉट बराबर भी कॉस बट्टा साइन होता है, क्योंकि इसको उल्टेंगे तो हमारा कॉट का निकलता है। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा होता है। अब देखिए अगला है कि टेन थीटा का स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा के स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा के स्क्वायर। ठीक है, टेन थीटा के स्क्वायर क्या होता है, तो साइन थीटा के स्क्वायर बट्टा कॉस थीटा के स्क्वायर। देखिए आगे आपको निकालो कि टेन थीटा के स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर होता है, तो टेन थीटा के स्क्वायर बराबर होता है। अगला है कि अगर आप निकालना चाहते हैं कि कॉट थीटा के स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। यह याद रखिएगा। अगला हो गया कि हमारा कॉट थीटा के स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। तो यहाँ पर आपका हो जाता है कि साइन 90 माइनस थीटा। याद रखिएगा, या आपके एग्जाम हर हाल में आएंगे। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। अगला है टेन 90 माइनस थीटा। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉट थीटा होता है। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो टेन थीटा होता है। इसको भूलिएगा मत, हर हाल में इसको याद रखिएगा। एग्जाम देने जाने से पहले एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। अगला होता है कि सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा होता है। अगला हो गया कि आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मोस्ट भी याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1। इसी को आप हल करते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कि कॉस प्लस में तो इस साइड में आकर माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। या साइन थीटा बराबर हो जाता है कि रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये
याद रखिएगा अच्छे से। इसी को थोड़ा सा और आगे हल करते हैं कि अगर आपको कॉस का मान यहाँ से निकालना हो या कॉस का मान निकालना चाहते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या स्क्वायर इस साइड में अगर क्या हो जाता है तो आपका रूट हो जाता है, और कॉस थीटा बराबर हो जाता है कि रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला हमारा हो गया कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर, भूलिएगा मत, याद रखिएगा स्क्वायर हाल में। और यहीं से हम टेन स्क्वायर का मान निकालते हैं, तो टेन स्क्वायर बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 निकल जाएगा। और इसको थोड़ा सा और हल करते तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होगा, 1 हो जाएगा। देखिए आगे इसको आगे की तरफ हल करते तो फिर हमको पता चलेगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यह याद रखिए, मोस्ट VBI है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। इसी यहीं से आप कॉट का मान निकालना चाहते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले त्रिकोणमिति के, इसको हर हाल में याद रखिएगा। चलिए अब जो एंगल में जो इसका मान होते हैं साइन 30 साइन 0 सबका मान अब आपको लोग के याद करवाएंगे, जो आपके एग्जाम में हर हाल में पूछे जाएंगे। देखिए आपका बताना है साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 0 0, साइन 0 0 होता है। आपका हो गया साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। फिर हो गया कि आपका साइन 45 डिग्री, 45 का कितना होता है, 1/√2। अगला हो गया कि आपका साइन कितना 60, साइन 60 मान कितना होता है, तो √3/2, साइन 60 के मान √3/2। और साइन 90 कितना होता है, साइन 90 1 होता है, ये याद रखिएगा। अब देखिए अब आपको निकालना कॉस का, किसका, कॉस का। तो कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 0, कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, कॉस 30 का मान √3/2। कॉस 45 का मान कितना होता है, 1/√2। देखिए कॉस और साइन दोनों का 45 का मान हमेशा बराबर होते हैं, तो कॉस हमारा 45 का मान कितने होते हैं, 1/√2। कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। और कॉस 90 का मान कितना होता है, 0। चलिए अगला आगे और कुछ फॉर्मूले याद करते हैं। देखिए अगला हमारा हो गया कि tan 0 का मान कितना होता है, तो tan 0 0, tan 30 कितना, तो 1/√3, tan 30 1/√3। tan 45 कितना होता है, 1 होता है, tan 45 1, tan 60 का मान कितना, √3। और tan 90 का मान कितना, तो इन्फिनिटी, tan 90 इन्फिनिटी होता है। अब देखिए tan का उल्टा कॉट होता है कि, तो हम उल्टे इसको किसका मान निकलेगा, कॉट का निकल जाएगा। तो 0 का उल्टा क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, तो आपका कॉट 0 का मान कितना होगा, इन्फिनिटी। 1/√3 का उल्टा क्या होता है, √3 होता है, तो मतलब कॉट 30 का मान कितना हो गया, 1/नहीं √3 हो गया। आपका अगर कॉट 45 निकालना हो तो 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो 1 हो गया, कॉट 45 का मान कितना, 1। अगर कॉट 60 का मान निकालना हो आपको तो tan 60 का उलटिए तो कितना हो जाएगा, तो 1/√3 हो जाएगा। और कॉट आपका 90 का मान कितना होता है, तो 0 होता है, कॉट 90 0 होता है। देखिए अगला है कि सेक थीटा, तो सेक में हम निकालते हैं तो सेक 0 का मान कितना होता है, सेक 0 1, सेक 30 का मान कितना, तो 2/√3। और सेक 45 का मान कितना, तो √2। और सेक 60 का मान कितना होता है, तो याद रखिएगा सेक 60 का मान 2 होता है, सेक 60 का मान कितना होता है, 2 होता है। और सेक 90 का मान कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, सेक 90 का मान इन्फिनिटी होता है। और जब सेक का उलटते हैं तो आपका किसका मान निकल जाएगा, तो हमारा कॉसेक का मान निकल नो सेक उल्टेंगे तो आपको किसका मान, कॉस का मान निकलेगा। और साइन को उल्टेंगे तो कॉसेक का। तो देखिए यहाँ पर कॉसेक 0 कितना होता है, कॉसेक 0 इन्फिनिटी होता है। कॉसेक 30 कितना होता है, तो 2 होता है। कॉसेक 45 का मान कितना होता है, तो √2 होता है। कॉसेक 60 का मान कितना होता है, तो 2/√3 होता है। और कॉसेक 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये सभी जो मान है डिग्री में जो हमारा त्रिकोणमितीय फलनों का मान दिया हुआ है, इसको आप लोग हर हाल में याद कर लेंगे, ताकि आपके एग्जाम में कहीं से भी छूटे नहीं, क्योंकि यहाँ से आपके 5-10 ऑब्जेक्टिव तो हर हाल में आने वाले ही हैं। तो इसीलिए आप इसको समय ना गवाते हुए आप इसको याद जरूर कर लेंगे। अब हमारा कुछ आगे आते हैं तो समझिएगा कि जो हमारा त्रिकोणमिति जो होता है इसमें पाई का मान कितना होता है, 180 होता है। अगर पाई दिया रहा है तो मतलब उसका मान कितना होता है, 180 होता है। अगर π/2 का है तो π/2 मतलब 90 डिग्री होगा, π/3 मतलब 60 डिग्री होगा, π/4 मतलब 45 डिग्री होगा, और π/6 मतलब कितना होगा, तो अगर आपका π/6 दिया रहा है मतलब 30 डिग्री होगा।
तो ये त्रिकोणमिति के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला थे जो मैंने आपको पढ़ा दिए। आप इसको हर हाल में याद कर लीजिएगा, याद रखिएगा, जो क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले भी हैं। देखिए अगला चैप्टर चलते हैं 10 में। तो वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। कितनी? तो अनेक, याद रखिएगा, वृत्त पर बहुत सारे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगला कि वृत्त पर किसी की एक बिंदु से केवल एक ही, अगर वृत्त पर खींचने की बात हो, वृत्त पर स्पर्श रेखा, तो वृत्त के किसी एक बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर वृत्त के एक ही रेखा हम खींच सकते हैं, स्पर्श रेखा। अगला है कि वृत्त के किसी बाह्य बिंदु पर से केवल 2 स्पर्श रेखा। कितने? एक बाहर में बिंदु है तो बाहर से कितने, इस पर मात्र 2 ही आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगला है कि वृत्त के किसी भीतर बिंदु पर से कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती। वृत्त की जो किसी भी भीतरी बिंदु से या अंदर से वृत्त पर कभी स्पर्श रेखा नहीं खींचा जा सकता है। तो ये वृत्त के कुछ टॉपिक्स थे जो आप याद रखेंगे। अगला चलते हैं हमारा चैप्टर 12 में जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला आता है। यहाँ पर आता है कि आपका वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, तो त्रिज्या r बराबर व्यास बटा 2। व्यास समझते क्या होता है, कोई वृत्त होता है, वृत्त के जो बीच बीच रेखा जाता है क्या कहलाता है, व्यास कहलाता है। तो अगर आपको त्रिज्या निकालना होता है तो व्यास का आधा कर देते क्या निकलता है, आपका त्रिज्या निकल जाता है। देखिए अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है, तो पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r क्या होता है, अर्धवृत्त का परिधि होता है। वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर, वृत्त का परिधि 2 पाई आर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त है तो वृत्त का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 2। तो यह अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है। देखिए अगला है कि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। याद रखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। याद रखिएगा कि वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या है, तो थीटा बटा 360 गुने पाई आर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। किसका, तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हर हाल में याद रखिएगा। अगला है कोण थीटा वाले त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई, चाप की लंबाई कहिए या परिधि कहिए। अगर त्रिज्याखंड के चाप की लंबाई निकालना है परिधि, तो क्या होता है थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर, थीटा बटा 360 गुने 2 पाई आर। अगर आपको वर्ग का विकर्ण निकालना हो तो वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है, तो वर्ग का विकर्ण इक्वल टू भुजा गुने रूट 2, भुजा गुने रूट 2 वर्ग का विकर्ण होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा, वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो यह था हमारा अध्याय 12 से कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले थे। अब चलते हैं अध्याय 13 की ओर। यहाँ पर कुछ समझिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में आने वाला है, तो इसको याद रखिएगा कि आयत के विकर्ण बराबर क्या होता है, तो आयत के विकर्ण बराबर होता है कि रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयत के विकर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आयत का परिमाप क्या होता है, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यह हमारा आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, जिसे हम शॉर्टकट में एल गुने बी लिखते हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। घन का विकर्ण निकालना हो तो घन का विकर्ण बराबर क्या होता है, भुजा गुने रूट 3। घन का विकर्ण क्या होता है, भुजा गुने रूट 3 होता है। घन का क्षेत्रफल आपको निकालना है तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का क्षेत्रफल क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर। यह हर हाल में याद रखिएगा। घन का आयतन भुजा क्यू, घन का आयतन भुजा क्यू होता है। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है, याद रखिएगा। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो घनाभ का जो विकर्ण होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। अगला है घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो घनाभ का क्षेत्रफल सबको पता होगा कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच, हर हाल में याद रखिएगा। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है एल बी एच, घनाभ का आयतन एल बी एच होता है। अगर आपको निकालना हो कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। यह याद रखिए। बेलन का अगर आपको आयतन निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। किसका आयतन, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। देखिए अब आते हैं थोड़ा सा त्रिभुज में कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है कि रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है, रूट 3/4 गुने भुजा स्क्वायर। अगर आपको निकालना कि समद्विबाहु जिसमें 2 भुजा बराबर होता है उसका क्षेत्रफल, तो यह होता है आपका a/4 इंटू
√4b² माइनस a²। इसको याद रखिएगा। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसे को कैसे निकालते हैं, तो इसको हिरण्य के क्षेत्रफल के द्वारा निकालते हैं, हिरण्य के सूत्र के द्वारा, जिसके अनुसार होता है कि √S × S - A × S - B × S - C। अब आते हैं गोला में, किसमें, तो गोला में क्या होता है, तो समझ लीजिएगा। अगर गोला है तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr²। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। और गोला के बाद गोला को आधा करते तो अर्धगोला होता है। तो अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr² होता है। अर्धगोला का वक्र 2πr²। अगर अर्धगोला का आपको संपूर्ण निकालना होता है, क्या संपूर्ण आपको निकालना होता है, संपूर्ण, तब आपका होता है 3πr²। यह हमारा गोला का था पृष्ठीय क्षेत्रफल और अर्धगोला का। आगे चलते हैं कि शंकु देखोगे जो आइसक्रीम जैसा होता है, अगर उसकी ऊंचाई निकालनी है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई नहीं, तिर्यक ऊंचाई, तब आपका तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है, तो √H² + R²। क्या होता है, √H² + R²। किस बराबर, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर। आगे आते हैं शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो πr/l होता है। क्या होता है, शंकु का वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है आपका πr/l। याद रखिएगा कितना होता है, πr/l होता है। शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, πr/l होता है। शंकु का वक्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकाला। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l + πr²। याद रखिएगा, πr/l + πr²। शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का आयतन 1/3 πr²h, 1/3 πr²। कितना का क्या होता है, क्षेत्रफल को बताना है, तो क्या होता है, तो देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर क्या हो गया हमारा πr1 + r2 × l, या इसी को इस तरह आप कह सकते हैं कि पाई हो गया आपका r1 πl r1 + r2, या क्या होता है, तो शंकु का वक्र होता है। क्या होता है, वक्र। अगला है कि शंकु का अगर हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो यह क्या होता है, शंकु का कैसा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यह होता है आपका कि πr1 + r2 × l हो गया, फिर प्लस πr1² + πr2²। समझे कि फिर आपका क्या होता है कि याद रखिएगा कि शंकु का जो संपूर्ण क्षेत्रफल होता है πr1 + r2 × l प्लस πr1 का स्क्वायर + πr2 का स्क्वायर। यह हो गया आपका शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमारा शंकु का सबसे लास्ट होता है कि शंकु का आयतन क्या होता है, तो शंकु का जो आयतन होता है वह होता है 1/3 πh r1 के स्क्वायर + r2 का स्क्वायर + r1 × r2। तो आपका क्या होता है, शंकु का छिन्न का आयतन। याद रखिएगा कि क्या होता है 1/3 πh r1 का स्क्वायर + r2 का स्क्वायर + r1 r2 किसका होता है, तो शंकु के छिन्न का आयतन होता है। हमारा नेक्स्ट जो है सांख्यिकी 14 चैप्टर का फॉर्मूला है कि माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi। सीधे तौर पर इसको कहते हैं हम कि सिग्मा fi होता है xi बटा कितना होता है, सिग्मा fi। ये किसकी इक्वल होता है, तो माध्य इक्वल होता है। याद रखिएगा कि माध्य बराबर क्या होता है, यह हमारा मेन फार्मूला होता है कि सिग्मा fi xi बटा सिग्मा fi, यह माध्य निकालने का फार्मूला होता है। और ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जब n दिया रहता है तब हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि सिग्मा fx/n। दूसरा होता है कि आपको अगर बहुलक निकालना हो, बहुलक बराबर क्या होता है, तो बहुलक बराबर होता है l + f1 - f0, f1 - f0 × 2f1 - f0 - f2 × i मतलब कहे तो वर्ग माप होता है। i मतलब क्या होता है, i के या h के, ये क्या होता है हमारा वर्ग माप होता है। ठीक है, अगला हो गया कि माध्यक बराबर क्या होता है। माध्यक जब आपको निकालो तो माध्यक बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर होता है l + n/2 - cf/af × i मतलब h होता है, i मतलब h होता है, इस वर्ग माप कहते हैं। अगला देखिए पूछा जाता है अक्सर आपको एग्जाम में कि बहुलक माध्यक और माध्य में क्या संबंध होता है, तो बहुलक बराबर क्या होता है, तो 3 माध्यक - 2 माध्य। बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यक - 2 माध्य, यह याद रखिएगा। चलिए अब हमारा लास्ट जो है फार्मूला इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर
प्रायिकता का कुछ क्वेश्चन है कि असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। देखिएगा, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 0 होती है। संभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो जो संभव घटना प्रायिकता होता है उसका 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। अनिश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो 0 - 1, मतलब जो 0 होगा यहाँ पर आपका कितना होगा? 0 होगा। ठीक है। प्रायिकता का अगर निकालने का सूत्र हमको है कि प्रायिकता कैसे निकलता है, तो उसके निकालने का सूत्र होता है कि घटनाओं की संख्या बटा कुल घटनाओं की संख्या, मतलब घटना जिनमें घटी उसकी संख्या बटा टोटल परिणामों की संख्या। तो यह था हमारा टोटल 1 से लेकर 15 अध्याय तक टोटल आपका फॉर्मूला 10वीं क्लास का। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। एक खास बात और आप लोग के लिए, हम इस चैनल पर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी वीडियो डालते रहेंगे। यहाँ तक अगर क्वेश्चन वायरल का पेपर भी इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। एग्ज़ाम से 7 घंटे 8 घंटे पहले आप आकर इस चैनल पर देख सकते हैं। इसके